हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th सोशियोलॉजी में उसके मिड टर्म एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो सिलेबस की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं। चैप्टर वाइज समरी हमने करवा रखी है, तो आपको अगर समरी देखनी है तो देख सकते हो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो उसको भी जाकर देख सकते हो। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। और एक चीज़ और है कि अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर से 40 से 50 के बीच में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th ईएसपी, इसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिक्स हैं, लेकिन जितने भी 4 चैप्टर आ रहे हैं चारों चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समाज क्या है। तो समाज क्या है? समाज एक संगठन होता है जहाँ पर जितने व्यक्ति होते हैं एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और साझा जो मूल्य होती हैं, परंपराएं होती हैं, आदर्श होते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और इनसे एक संगठन बनता है जिसको समाज कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, समाज में निरंतर परिवर्तन किस में होता है, यानी कि समाज की ऐसी कौन सी इकाई है, कौन सा ऐसा पक्ष है जिसमें हमेशा परिवर्तन चलता रहता है। तो समाज की जो संस्कृति होती है उसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? तो जब हमने चैप्टर को समझा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाना था, तो वहाँ पर हमने कुछ समाज की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो समाज की विशेषताओं में हमने समरसता को समझा था, यानी कि एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय स्थापित करते हैं और सौहार्दपूर्ण जो भावना होती है उसका विकास समाज में होता है लोगों के बीच में। समाज में काफ़ी तरह की विविधताएं होती हैं। जो लोग होते हैं अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ, धर्म, इन सब से आते हैं। उनका खान पान अलग होता है, उनकी पोशाक अलग होती है, वेशभूषा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें विविधता देखने को मिलती है। समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, लेकिन समाज में अव्यवस्था नहीं होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा कि अव्यवस्था समाज की एक विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र क्या होता है? मानव समाज के जितने भी पहलू होते हैं उनका जब अध्ययन किया जाता है तो वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। मानव समाज के विभिन्न पहलू जैसे इतिहास, भूगोल, समाज, राजनीति, ठीक है, अर्थशास्त्र, इनका जब अध्ययन मानव को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो जो अगस्त कॉम्टे थे उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का औपचारिक अध्ययन 1919 से स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? जो मुंबई यूनिवर्सिटी थी, मुंबई विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये इसका अध्ययन शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के कौन से प्रकार होते हैं? तो समाजशास्त्र 2 प्रकार का होता है, समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र। समष्टि को हम बोलते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी और व्यष्टि को बोला जाता है माइक्रो सोशियोलॉजी। अब समष्टि समाजशास्त्र के अंदर क्या किया जाता है कि एक बड़े स्तर पर समाज का अध्ययन किया जाता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि समाज 2-3 समाजों का एक कंपैरिजन होता है। ये समाज उस प्रकार से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। 2 समाज के बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर हम व्यष्टि समाजशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ पर एक ही समाज के अंदर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उस समाज के अंदर समूह किस प्रकार से संबंधित होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वो अध्ययन व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। यानी कि जब माइक्रो लेवल पर समाज की स्टडी की जाती है वो व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। जब बड़े लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो समष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये 2 टाइप होते हैं समाजशास्त्र के। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता थी? तो जब हमने इसको सेपरेट एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा था कि भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, तो नीति निर्माण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है कि जो सरकार पॉलिसीज वगैरह बनाती है सामाजिक विकास के माध्यम से, जो उद्देश्य रखना चाहती है उसकी प्राप्ति के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सभी को समान अवसर देने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक होता है। सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए, हमें पता है भारत में इतनी सारी विविधता है, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये जितने भी 3 ऑप्शन है वो सपोर्ट करते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है भारत में। फिर भारत में किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था? तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी थी, मुंबई विश्वविद्यालय, वहाँ पे समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह किस समाजशास्त्री ने कैपिटल और कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था? यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे उनकी 2 रचनाएं थी, एक तो कैपिटल और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी और इन्होंने ही वर्ग संघर्ष, वर्ग
और संघर्ष का जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था, यानी कि उसको दिया था। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि समाज का जो समाज में जितने भी वर्ग होते हैं उनके बीच में संबंधों का जो आधार होता है वो है उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, यानी कि किस व्यक्ति के पास कितने उत्पादन के साधन है उसके आधार पर उसके संबंधों का निर्णय होता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या अंतर होता है, तो एक एक करके बात करते हैं। मनोविज्ञान आर्थिक नीतियों का अध्ययन करता है, तो ये गलत है। आर्थिक नीतियों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है, मनोविज्ञान के अंदर नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करता है, तो ये मनोविज्ञान करता है कि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करता है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, मनोविज्ञान केवल सामाजिक न्याय पर ध्यान देता है, तो राजनीतिक विज्ञान है वो केवल सामाजिक न्याय पर बढ़ावा देता है, ठीक है, उस पर ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। समाजशास्त्र समाज के संबंधों का अध्ययन करता है, यानी कि समाज में जितने भी रिलेशन होते हैं समाज के बारे में अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र करता है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है कि उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समाजशास्त्र की अवधारणा को विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं समाज में काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, समरसता होती है और संगठन के रूप में समाज काम करता है। लेकिन समाज में क्या होता है, एक रूपता नहीं होती है। एक रूपता और विविधता एक दूसरे के विपरीत होती है। जहाँ पर हमें विविधता देखने को मिलती है वहाँ पर एक रूपता नहीं होती है, और जहाँ पर एक रूपता होती है वहाँ पर हमें विविधता देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए समाज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विविधता होती है, तो इसीलिए यहाँ पर एक रूपता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के किस सिद्धांत को विकसित किया था। तो उन्होंने विकासवादी जो समाजशास्त्र था, विकासवादी जो हम कह सकते हैं सिद्धांत था, उसकी स्थापना की थी, उसको विकसित किया था। समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार क्या होता है। तो समाजशास्त्रीय जो ज्ञान होता है वो हमारी सामान्य बौद्धिक जो क्षमता होती है, ज्ञान होता है, हमारी जो कॉमन सेंस होती है उस पर निर्भर करता है। उसी से उसका यहाँ पर समाजशास्त्र से संबंधित जो निर्माण ज्ञान का निर्माण होता है वो हमारी कॉमन सेंस के आधार पर होता है। सेम इसी तरीके से जो मनोविज्ञान होता है उसमें भी ज्ञान का निर्माण हमारी कॉमन सेंस के आधार पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है वर्ग और संघर्ष की मुख्य संकल्पना किसने दी थी। तो ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। अभी हम इसको पढ़ के आए हैं। किस समूह को अर्ध समूह कहा जाता है। तो जो समुच्चय होते हैं उनको अर्ध समूह के नाम से जाना जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, हम इसको अपनी लैंग्वेज में भीड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भीड़ जो होती है उसी को अर्ध समूह कहा जाता है, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। आसपास के जो लोग होते हैं उनको देखते नहीं है, और वहाँ पर लोगों का सिर्फ जमावड़ा होता है, वो सिर्फ अपने अपने उद्देश्य के लिए वहाँ पर आते हैं। जैसे बाज़ार वगैरह में आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को लोग जानते नहीं है, बस किसी लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि वो लोग बस का इंतजार कर रहे हैं और अपने अपने स्थान पर जाना है उनको, ठीक है। तो उसको समुच्चय, अर्ध समूह, भीड़, जमावड़ा इनके नाम से जाना जाता है। पारंपरिक समाज में अंत्यक्रिया कैसे होती है। तो पारंपरिक समाज में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ अंत्यक्रिया होती है। अब दो चीज़ें होती हैं, हम समझते हैं एक बार उसको। सबसे पहले तो होता है एक पारंपरिक समाज, और दूसरा है आधुनिक समाज। पारंपरिक समाज को हम कह सकते हैं जो पुराने समाज थे गांव वगैरह देहात में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, प्रत्यक्ष एक दूसरे के साथ में संबंध थे, प्रत्यक्ष। और जो आधुनिक समाज है वहाँ पर अप्रत्यक्ष संबंध हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम पारंपरिक की बात करते हैं, यहाँ पर अनौपचारिक तरीके के जो संबंध थे वो हमें देखने को मिलते हैं, और जो आधुनिक समाज है वहाँ पर हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आधुनिक समाज होता है उसमें लोग अपने मतलब के लिए आते हैं, और जो पारंपरिक समाज होता है वहाँ पर लोग सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए इसके संदर्भ में आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो पहचान होती है वो व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत पहचान यहाँ पर होती है, और यहाँ पर वैयक्तिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आधुनिक समाज और पारंपरिक समाज में ये डिफरेंस होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संदर्भ समूह किसे कहा जाता है। तो वे समूह होते हैं जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है। जैसे कि अगर एक समूह है, जैसे अब सोशियोलॉजी में आगे पढ़ोगे जाके कि कुछ जातियां होती हैं उच्च जाति, और उन्हीं का अनुकरण किया जाता है निम्न जाति के द्वारा। तो ये जो नकल करने का काम होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है, इसको
कल्चरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। संस्कृतिकरण इसको कहा जाता है। और ये जो संस्कृतिकरण की विचारधारा होती है वो किसने दी थी? एम.एन. श्री श्रीनिवास के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जाति की जीवन शैली को अपनाने लगते हैं तो उसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं समूहों के संदर्भ में, तो जो संदर्भ समूह होते हैं एक ऐसा समूह होता है जिनकी जीवन शैली का अनुकरण या फिर नकल की जाती है। ठीक है, जैसे भारत में अंग्रेज आए थे तो उनकी जो जीवन शैली थी उसका अनुकरण भारतीय जो समाज था वो करने लगा था, और इसी से मिडिल क्लास आया था। ठीक है, मिडिल क्लास का विकास हुआ था। भारत में जो अंग्रेज आए थे तो वो किस तरीके से रहते थे, खाते थे, पीते थे, ठीक है, वो कपड़े पहनते थे, वो सब उनकी नकल करने लगे थे भारत के जो लोग थे। यहाँ पर हमें लिंग भेद भी देखने को मिलता है। जब हमने चैप्टर को जाना था तो वहाँ पर हमने इसको समझा था कि भारत के जो पुरुष थे वो तो बिल्कुल सेम जो कल्चर था उनका उसको कॉपी करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो उनका कल्चर अडॉप्ट ना करें, वो सिंपल भारतीय महिलाएं ही बन के रहें। ठीक है, तो ये संदर्भ समूह की बात होगी। समाज में परिस्थिति से क्या तात्पर्य होता है? तो परिस्थिति यानी कि हमारा जो स्टेटस होता है वो परिस्थिति कहलाती है। तो सामाजिक स्थिति, समाज में हमारा हमारी क्या स्थिति है वो, और उनसे जुड़े कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं तो वो परिस्थिति कहलाता है। फिर औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण कौन सा है? तो सामाजिक नियंत्रण के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक में हम बात कर सकते हैं परिवार आ जाता है, धर्म, नातेदारी, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। औपचारिक में कानून, शिक्षा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें जो कानून है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह अर्जित परिस्थिति किस आधार पर प्राप्त की जाती है? तो अर्जित जो परिस्थिति होती है वो हमारी शैक्षिक योग्यता पर निर्धारित होती है, उसके आधार पर निर्धारित होती है। अगर हम परिस्थिति की बात करते हैं तो वो दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसमें दो आ जाती हैं। सबसे पहले क्या आएगा? प्रदत्त स्थिति, और दूसरे उसमें आएगा अर्जित। अब अगर हम प्रदत्त स्थिति की बात करते हैं, ये नैसर्गिक होती है जो हमें हमारे रिलेशन से प्राप्त होती है। ठीक है, इसको इसमें ये जो निर्धारण होता है जन्म के आधार पर होता है, और अर्जित परिस्थिति में हमारी जो योग्यताएं होती हैं वो इसको निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन प्रदत्त स्थिति परिस्थिति में हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अर्जित जो परिस्थिति होती है वो हमारी शिक्षा पर आधारित होती है, हम ना कि हमारे जन्म पर आधारित होती है। ओके, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, समाजशास्त्र में शब्दावली का क्या महत्व होता है? तो यहाँ से सटीक संचार देखने को मिलता है, अवधारणाओं की स्पष्टता होती है और ज्ञान का प्रसार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो समाजशास्त्र होता है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसका क्या महत्व होता है? तो सटीक संचार के लिए, यानी कि जो भी समाजशास्त्र में हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी ज्ञान है, तो वो अच्छी तरीके से पाठक तक पहुंच जाए। तो सटीक संचार के लिए, अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए, यानी कि जो भी समाजशास्त्र में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए उस पढ़ने वाले को, और ज्ञान का प्रसार अच्छे तरीके से हो सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में किसने विभाजन किया था? तो ये जो विभाजन था वो हमें रॉल्फ लिंटन के द्वारा देखने को मिलता है। यानी कि रॉल्फ लिंटन एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने परिस्थिति के जो दो प्रकार थे उसमें विभाजन किया था, उसमें अंतर हमें बताया था। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह किस समाजशास्त्री ने 1948 में रामपुरा में जनगणना की थी? ठीक है, 1948 में रामपुरा में जो जनगणना थी वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा की जाती है। अभी हमने इनके बारे में बात की थी, इन्होंने संस्कृतिकरण जो शब्द था वो समाजशास्त्र में दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वह प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्राथमिक समूह एक ऐसे समूह होते हैं जिसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में हमें घनिष्ठता देखने को मिलती है, यानी कि इनके बीच में जो संबंध होते हैं काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं। बाकी अगर हम द्वितीयक समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें औपचारिकता देखने को मिलती है, लेकिन प्राथमिक समूह में हमें अनौपचारिकता देखने को मिलती है। जो द्वितीयक समूह होते हैं वहाँ पर हमें अव्यक्तिक संबंध देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और हम कह सकते हैं प्राथमिक समूह में जितने भी लोग होते हैं वो लक्ष्य उन्मुखता के कारण एक दूसरे के साथ में आते हैं, यानी कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये एक साथ में आते हैं, काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह अवैयक्तिक और अनासक्त संबंध किस प्रकार के समाज में पाए जाते हैं? तो आधुनिक समाज और जो शहरी समाज है उन दोनों में ही हमें इस प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है
बी एंड सी ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक वर्ग किस पर आधारित होते हैं? तो सामाजिक वर्ग का जो आधार होता है वो होता है उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, यानी कि उत्पादन के साधनों के साथ में उनका किस प्रकार का संबंध है। जैसे अमीर वर्ग होता है उसके पास उत्पादन के संसाधनों पर ज़्यादा स्वामित्व होता है, ज़्यादा संसाधन उसके पास होते हैं, तो इसीलिए उसके उनके पास में अवसर ज़्यादा होते हैं। गरीब जो वर्ग होता है तो उसके पास संसाधन की जो संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो उस वर्ग में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह भूमिका स्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो भूमिका स्त्रीकरण क्या होता है? समाज के कुछ सदस्यों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करना, यानी कि उनको निश्चित कर देना ही भूमिका स्त्रीकरण कहलाता है। अब इसमें हम दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला तो एग्जाम्पल है टीचर का, कि समाज में एक व्यक्ति को निश्चित किया गया है, ठीक है, उसको नॉमिनेट किया गया कि समाज में जितने भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा देने का काम करेगा और समाज की जो संस्कृति है उसको संप्रेषित करेगा। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माता पिता का एग्जाम्पल होता है, जिसमें उनके लिए कुछ जो भूमिकाएं होती है वो निर्धारित कर दी जाती हैं कि बच्चों का जो पालन पोषण होगा उनके द्वारा किया जाएगा, विकास में सहयोग उनके द्वारा दिया जाएगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा जो होगी उसमें माता पिता अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये भूमिका स्त्रीकरण का एग्जाम्पल होता है। फिर सामाजिक संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सामाजिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो विवाह होता है शारीरिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति होती है, ठीक है, तो ये विवाह की डेफिनेशन हो सकती है, इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। परिवार के किस प्रकार के आधार पर मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार होते हैं? तो ये वंश के आधार पर होता है, ठीक है, वंश यानी कि परिवार के जो संसाधन होते हैं, संपत्ति होती है, जमीन जायदाद होती है, वो किसको ट्रांसफर होगी? अगर वो माता से पुत्री तक जा रही है तो वो मातृवंशीय हो जाएगा, और पिता से पुत्र के पास जा रहा है तो वो पितृवंशीय परिवार हो जाएगा। विवाह के किस प्रकार में एक ही पति या फिर एक पत्नी होता है? तो ये एक जो विवाह होता है उसमें ये हमें देखने को मिलता है। एक विवाह में ही एक पति प्रथा होती है और एक पत्नी प्रथा होती है। एक पति प्रथा में एक पत्नी का, यानी कि एक जो स्त्री होगी उसका सिर्फ एक पति होगा, और एक पत्नी प्रथा में कोई भी पुरुष होगा उसकी सिर्फ एक पत्नी होगी, ठीक है, तो ये एक विवाह हो जाएगा। किस प्रकार के परिवार में घर के सभी सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करते हैं? तो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार होते हैं वो सामूहिक रूप से काम करते हैं। परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनका सिर्फ एक मुखिया होता है और वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, परिवार किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? तो परिवार जो है वो एक नैसर्गिक संस्था है, यानी कि एक नेचुरल संस्था है जो उसको प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। डैश के अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। तो जो संघर्षवादी दृष्टिकोण है उसमें समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका जो स्थान होता है वो समान नहीं होता है। इसमें जो जैसे संघर्षवादी दृष्टिकोण था उसमें कहा गया था कि जो राज्य होता है वो समाज के जो प्रभावशाली लोग होते हैं, शक्तिशाली समूह होते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नीति निर्माण की बात हो चाहे योजनाओं को लागू करने की बात हो, वो सब उनके संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि समाज में जो सभी व्यक्ति होते हैं उनका स्थान समान नहीं होता है, वो संघर्षवादी दृष्टिकोण कहता है। अगला जो क्वेश्चन है वह भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? तो जो बाल लिंगानुपात 2001 में था वो 927 था। प्रारंभिक समाजों में कार्य का मुख्य रूप क्या था? तो प्रारंभिक समाज में जो लोग थे सबसे ज़्यादा कृषि कार्यों में संलग्न थे, कृषि के कार्य ज़्यादा करते थे। और आधुनिक समाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सेवा क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। आधुनिक समाज में कार्य के किस रूप ने सबसे अधिक वृद्धि देखी है? तो यहाँ पर जो सेवाएं हैं, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसमें हमें सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। राज्य की संकल्पना में शामिल तत्व कौन से हैं? तो राज्य जो है एक ऐसी इकाई होती है जहाँ पर क्या होता है, एक उसका निश्चित क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र पर जनसंख्या रहती है जिसके ऊपर एक सरकार काम करती है, और सरकार कैसी होती है? एक संप्रभु सरकार होती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस प्रकार के अधिकारों में चुनावों में भाग लेने का अधिकार शामिल होता है? तो जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वहाँ पर हम चुनाव में भाग ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और जो सार्वजनिक पद होते हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राजनीतिक अधिकार में आ जाता है। अगर नागरिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे रहन सहन की जो कंडीशन होती है उसको चुनने की स्वतंत्रता होती है, धर्म की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। इस तरीके की जो स्वतंत्रताएं होती है वो नागरिक अधिकारों में आती है। सामाजिक अधिकार में कुछ जो सामाजिक गारंटी होती हैं वो सरकार के द्वारा दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, वो सामाजिक अधिकार के अंदर आता है। एमिल खुदैम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो जो सामाजिक मानदंड होते हैं, यानी कि सामाजिक संस्कृति होती है, उसका संप्रेषण करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि समाज के जो नियम होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
प्रसारित करना वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। शक्ति का वैध रूप क्या कहलाता है? तो उसको सत्ता के नाम से जाना जाता है। यानी कि शक्ति क्या होती है? शक्ति एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें हम दूसरे को विरोध के बावजूद अपनी इच्छा को उस पर थोप सकते हैं, वो शक्ति कहलाती है। फिर आता है यहाँ पर वैध। वैध क्या होता है? जिसको समाज सही मानता है। तो कोई एक ऐसी योग्यता जिस पर हम अपनी जो हमारी इच्छाएं हम उस पर थोपना चाह रहे हैं और समाज जिसको सही मानता है, तो उसको सत्ता के नाम से जाना जाता है। जैसे पुलिस के पास क्या है? पुलिस के पास सत्ता है, उसके पास एक ऐसी पावर है जो समाज के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, समाज उसको सही मानता है कि पुलिस अगर किसी के ऊपर मतलब काम करती है, उसको डराती धमकाती है, तो उससे क्या होगा? समाज का जो संचालन है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा किस वजह से मिल रहा है? तो आधुनिक समाज के कारण, लिंगवादी विचारधारा की वजह से, या फिर पारंपरिक व्यवस्था की वजह से। तो लिंगवादी विचारधारा की वजह से भी इसको बढ़ावा मिलता है और पारंपरिक जो व्यवस्था है, ठीक है, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसकी वजह से भी जो कन्या भ्रूण हत्या उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, बी और सी, ये हमारे दोनों सही हो जाएंगे। फिर संस्कृति मुख्य रूप से किन चीज़ों को शामिल करती है? तो संस्कृति में हमें कुछ विश्वास देखने को मिलते हैं, मूल्य और प्रथाएं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं का एक संग्रह होता है जिसको संस्कृति के रूप में जाना जाता है। संस्कृति समय के साथ कैसे विकसित होती है? तो संस्कृति जो होती है समय के साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, अचानक से इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संस्कृति में निरंतर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, बदलती रहती है, ये विस्तारित होती ही रहती है और पुनः व्यवस्थित होती है। यानी कि नई नई जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आने लगती हैं, नई प्रथाएं आने लगती हैं, नई परंपराएं इसमें शामिल होने लगती हैं, और कुछ जो पुरानी परंपराएं होती हैं वो घटने लगती हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार भी होता है और इसका संकुचन भी होता है। एडवर्ड टाइलर ने संस्कृति को किस रूप में परिभाषित किया है? तो एक जटिल समग्र जिसमें ज्ञान, आस्था और अन्य क्षमताएं शामिल होती है। यानी कि एडवर्ड टाइलर थे, उन्होंने संस्कृति को किस रूप में परिभाषित किया है? तो उन्होंने एक ऐसी जटिल समग्र कहा है संस्कृति को जिसमें ज्ञान, आस्था और अन्य क्षमताएं शामिल होती हैं। फिर संस्कृति के भौतिक पक्षों में क्या क्या शामिल होता है? संस्कृति के जो पक्ष होते हैं, उसके आयाम होते हैं, उसके बारे में हमने समझा था कि 3 आयाम होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहले तो संज्ञानात्मक पक्ष आता है, दूसरा आता है हमारा मानकीय पक्ष, और तीसरा होता है भौतिक पक्ष। संज्ञानात्मक आयाम में जो संस्कृति के अंदर लोग होते हैं किस प्रकार से जो समाज होता है उसको देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो विचार होते हैं वो हमारे संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। दूसरे होते हैं संस्कृति के, समाज के जो कानून होते हैं वो मानकीय पक्ष के अंदर शामिल होते हैं। और समाज में जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो खाना पीना होता है, रहन सहन होता है, जो भी कला होती है, आर्किटेक्चर होते हैं, वो सब के सब भौतिक पक्ष में आएंगे। तो इसमें मूर्त वस्तुएं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, वो कला, तकनीकी, ये सब क्या होते हैं? ये सब भौतिक पक्ष होते हैं। मानसिक संरचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम सामाजिक भूमिकाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मानकीय जो अवधारणाएं होती हैं, मानकीय पक्ष होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति क्या सीखता है? तो समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति समाज के नियमों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो एक प्रक्रिया होती है जिसको समाजीकरण कहा जाता है। तो समाजीकरण के माध्यम से समाज के मूल्य, विश्वास और मानदंड को सीखने का काम करता है कोई भी व्यक्ति। सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए बाहरी कारक क्या हो सकते हैं? अब सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होते हैं? संस्कृति में परिवर्तन होना, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। अब इसमें परिवर्तन के 2 कारक हो सकते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है आंतरिक और बाह्य। आंतरिक क्या होता है? संस्कृति के अंदर ही जो जीवन शैली होती है उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, तो वो आंतरिक कारक होते हैं। और बाहरी कारक में जैसे उपनिवेशवाद या फिर जहाँ पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो उसके वजह से संस्कृति में भी परिवर्तन आ सकते हैं। तो ये जो बाहरी कारक होते हैं वो होते हैं उपनिवेशीकरण या फिर विजय। ठीक है, तो इसके माध्यम से संस्कृति में परिवर्तन आता है। संस्कृति के कौन से पक्षों में समाज द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं? तो जो भौतिक पक्ष होता है उसमें जो भी भौतिक चीज़ें समाज में प्रयोग की जाती हैं वो इसके अंदर आती हैं। क्लिफोर्ड ग्रेट्स के अनुसार मानव क्या है? तो मानव जो है महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ एक प्राणी है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके की एक परिभाषा उन्होंने दी थी। निर्जाति केंद्रवाद का क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पर अपनी जो संस्कृति होती है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। उप संस्कृति किस आधार पर पहचानी जा सकती है? तो उप संस्कृति यानी कि संस्कृति के अंदर एक भाग होता है जिसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, उसकी अलग प्रकार की भाषा होती है, उसके अलग प्रकार के संगीत होते हैं। तो भाषा, कपड़े और संगीत के प्रति प्राथमिकता होती है, उसके आधार पर उप संस्कृति की पहचान की जाती है। समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण क्या होता है? तो समाजीकरण की अगर हम प्रमुख एजेंसीज की बात करते हैं तो परिवार और जो मित्र मंडली होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। समाजीकरण के अभिकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के अभिकरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अभिकरण और दूसरा है द्वितीयक अभिकरण। प्राथमिक अभिकरण में जो बच्चा होता है तो उसके शुरुआती जो वर्ष होते हैं वो इसमें काम करते हैं। इसमें परिवार जो
मित्र मंडली, आस पड़ोस, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद में बच्चा आस पड़ोस से निकल स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, संचार माध्यम का उपयोग करता है और धार्मिक समुदाय, जो सामुदायिक स्थल होते हैं, वहाँ पर जाकर काम करता है। तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो द्वितीयक अभिकरण में आ जाएंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के अभिकरण होते हैं। प्राथमिक अभिकरण, प्राथमिक बच्चे का परिवार, उसके माता पिता, मित्र मंडली, आस पड़ोस, नेबरहुड, ये सब शामिल हो जाएगा। और जो दूसरा अभिकरण होता है जिसको द्वितीयक अभिकरण कहा जाता है, इसमें विद्यालय, संचार माध्यम, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्थल, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण जो है परिवार और मित्र मंडली हो सकती है। उसके बाद प्राथमिक सामाजिकरण कब होता है, तो व्यक्ति के जीवन के शुरुआती वर्षों में ये सब होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसका अब सामाजिकरण हमें देखने को मिलता है, प्राथमिक सामाजिकरण। अब यहाँ से हमारे जो जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं ख़त्म। और इसी के साथ में अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए, इफ़ यू वांट मोर एमसीक्यूज देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट eclubstudy.point.com। वहाँ पर आपको हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 40 से 50 एमसीक्यूज हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद में, जब आपका सिलेबस होगा वो करवाएंगे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।